नमस्कार दोस्तों। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, पिछले 5 लेक्चर में हम लोग फंडामेंटल राइट्स को डिटेल वाइज समझे। आपको एनसीईआरटी का इनपुट दिया गया, जितना भी कॉन्सेप्ट हम दे सकते थे वो सारा कॉन्सेप्ट आपको देने का प्रयास किए, ताकि पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो अभी हम लोग पढ़ ही रहे हैं, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से जब आपको इसका यूज करना पड़े तो आप इसका यूज कर सकते हैं। तो दोनों को ध्यान में रख के आपको समझाया जा रहा है। अब जैसा कि हम कहें कि बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जिसको 1 डे एग्ज़ाम देना है, तो हम सबको ध्यान में रख के ये वीडियो सीरीज बना रहे हैं। इसीलिए सारे चैप्टर के लास्ट में आपको माइंड मैप दिया जा रहा है। तो चलिए, ये जो 5 लेक्चर में हम लोग पढ़े हैं फंडामेंटल राइट्स को, उसको एक लेक्चर में यहाँ पे हम लोग माइंड मैप से रिवाइज कर लेते हैं। माइंड मैप में आपको पता है टोटल चैप्टर का जो भी फैक्चुअल चीज़ होता है उसको हम लोग यहाँ पे रखते हैं, और इस फैक्चुअल डाटा से हम लोग पूरे चैप्टर को रिवाइज करते हैं। तो चलिए, हम लोग आज फंडामेंटल राइट्स को मोटा मोटी 3 पेज में यहाँ पे जो माइंड मैप में है उससे रिवाइज करेंगे। ये पेज का आधा हिस्सा में है, फिर ये नेक्स्ट पेज पूरा पेज में है, उसके बाद इससे अगला पेज में भी पूरा है। चूँकि फंडामेंटल राइट्स आप जानते हैं पॉलिटी का सबसे बड़ा चैप्टर में से एक चैप्टर माना जाता है, तो इसीलिए ये थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है और इसका एक हिस्सा है। तो कुल मिला के मोटा मोटी हम कह सकते हैं 3 पेज के आसपास में पूरा फंडामेंटल राइट्स का जो भी महत्वपूर्ण डाटा है, जिसको आपको कभी भी भूलना नहीं है। एग्जाम में ये सब जो है प्रश्न जो है इन सब से पूछे ही जाते हैं, तो इसको आपको हमेशा याद करना है, बार बार रिविजन करना है। हमको बताने में हो सकता है 1 घंटा के करीब लग जाए, लेकिन जब आप इसको फर्स्ट टाइम पढ़िएगा तो हो सकता है ज़्यादा आपको भी टाइम लगेगा, लेकिन जैसे जैसे रिवीजन का संख्या बढ़ते जाएगा टाइम जो है घटते जाएगा। एक टाइम ऐसा आएगा जब आपको पता होगा कि इसमें हम क्या भूल रहे हैं, बस उसी को अंडरलाइन कीजिएगा, उसी को आप याद कीजिएगा। तो वैसे भी कहते हैं रिवीजन जितना ज़्यादा टाइम ज़्यादा रिपीट होगा, रिवीजन जो है जितनी बार आप ज़्यादा कीजिएगा वैसे ही आपका टाइम जो है वो धीरे धीरे कम होते जाएगा। आप 10 बार रिवीजन कीजिएगा तो पहला टाइम में आपको ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन 10वां बार जब रिवीजन कीजिएगा तो उसका हमको लगता है 10वां हिस्सा से भी कम समय आपको रिवीजन में लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग को जैसा कि पता है कि ये हम लोगों का पहला अध्याय है। पहला अध्याय में कुल मिला के 8 टॉपिक जो है हम लोगों को पढ़ने हैं, जिनमें ये 6ठा टॉपिक है, जिसको 1F के तौर पर हम लोग अभी पढ़ रहे हैं। भारतीय संविधान का अगर अध्याय देखा जाए तो कौन सा अध्याय है? भाग 3। ये भी पूछा जा सकता है मूल अधिकार जो है किस भाग में आता है? भाग 3 में। ये अनुच्छेद कहाँ से कहाँ है? अनुच्छेद 12 से 35 है, और इसी को हम मूल अधिकार बोल रहे हैं या फंडामेंटल राइट्स बोल रहे हैं। तो आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया गया था कि मूल मतलब क्या होता है। जैसे कि साइंस के संदर्भ में अगर हम देखें, बायोलॉजी के संदर्भ में, तो पेड़ का जो जड़ होता है उसको भी हम लोग क्या बोलते थे? मूल बोलते हैं। तो वहाँ पर आपको हम बताए थे कि जैसे जड़ के बिना पौधा का कोई अस्तित्व नहीं होता है, उसी तरह से बिना इन मूल अधिकारों का या कुछ अधिकारों का मनुष्य का कोई अस्तित्व नहीं है। अभी देखिए, आप हाल ही फिलहाल में देख रहे होंगे कि कुत्ते के बारे में यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन जो है वो बहुत चर्चा में रहा था। तो यहाँ तो कहा गया है कि जानवरों को भी कुछ अधिकार दिए गए हैं, हम तो फिर भी मनुष्य हैं। तो जब हम लोगों का देश आज़ाद हुआ, हमारा संविधान बना, तो हम लोगों को कुछ अधिकार दिए गए, और उस अधिकार के बारे में कहा गया कि ये अधिकार सरकार, नागरिक तो छोड़ ही दीजिए, सरकार तक इस अधिकार को छीन नहीं सकते। इसलिए तो बोलते हैं कि हम लोगों को बोलने का अधिकार है, घूमने का अधिकार है, यहाँ पे संघ बनाने का अधिकार है, समिति बनाने का अधिकार है। तो इस तरह से बहुत सारे, किसी भी धर्म को मानने का अधिकार है, कोई हमारे ऊपर शोषण न करे इसका अधिकार है ना। बहुत सारे अधिकार जो है हम लोगों को दिए गए हैं 12 से 35 के बीच में। तो उन्हीं सब के बारे में यहाँ पे डिटेल वाइज हम लोग यहाँ पे पढ़े हैं पिछले 5 लेक्चर में, जिसको अभी हम लोग यहाँ पे रिवाइज करने वाले हैं। तो इस फंडामेंटल राइट्स को या मौलिक अधिकार को यहाँ पे भारतीय नागरिक के संदर्भ में कहा गया है। भारतीय नागरिकों के लिए ये जो है मैग्ना कार्टा है, या भारत का ये मैग्ना कार्टा है। भारत मतलब कौन है? भारत मतलब हम ही लोग से ही भारत बना है, तो हम लोगों के लिए मैग्ना कार्टा क्यों है? तो क्लास में आपको बताया, देखिए यहाँ पे हम तीर चिन्ह बनाए हैं। यहाँ पे ये आपको हो सकता है थोड़ा सा यहाँ पे कम दिखे, लेकिन जब आपके पास हार्ड कॉपी होगा तो स्पष्ट रूप से दिखेगा। यहाँ छोटा सा इमेज भी यूज किए हैं, इसी इमेज को हम पावर पॉइंट में भी यूज किए थे। तो आपको याद है कि यहाँ पे इंग्लैंड का एक राजा है जिसका नाम था क्या? किंग जॉन। ये 15 जून 1215 को सामंतों के दबाव में नागरिकों को कुछ अधिकार देता है, और उसी के लिए यहाँ पे साइन कर रहा था। हम फर्स्ट लेक्चर में आपको बताए थे, याद हो रहा होगा। इसीलिए तो हम कहे हैं सारा चीज़ को कनेक्ट करते हुए हम आपको यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बताने का प्रयास कर रहे हैं। पावर पॉइंट में भी उसी इमेज का यूज कर रहे हैं, क्लास नोट्स में भी उसी इमेज का यूज कर रहे हैं, और अभी माइंड मैप जो है उसमें भी छोटा छोटा इमेज है, लेकिन वही सभी इमेज का ज़्यादातर यूज किया जा रहा है जो आपके या तो क्लास नोट्स में है या तो पावर पॉइंट में है। तो इससे आपको फ़ायदा होगा। तो इस तरह से यहाँ पर राजा जो है पहली बार नागरिकों को, यानी कि ब्रिटेन के नागरिकों को यहाँ पर अधिकार दे रहा था, और इसीलिए जो अधिकार दिया तो उस पेज का नाम रखा गया
मैग्ना कार्टा, या उस पेज का जो नाम था वो मैग्ना कार्टा था। तो इसीलिए कभी भी किसी को भी कहीं से अधिकार मिलता है तो वो उसको मैग्ना कार्टा से क्या कर देते हैं, तुलना कर देते हैं। जैसे कि कोई बोलता है ना कि जैसे सुंदर दिखता है तो हम लोग बोलते हैं ना, का शाहरुख खान जैसा दिख रहा है, सलमान खान जैसा दिख रहा है, अजय देवगन, हीरो से हम लोग क्या कर देते हैं, तुलना दिखता है। स्मार्ट कोई अच्छा दिखता है या कोई लड़की अच्छी दिखती है तो हीरोइन से उसका क्या कर देते हैं, तुलना कर देते हैं। तो जो फेमस होता है उससे हम लोग क्या करते हैं, तुलना करते हैं। तो उसी तरह से यहाँ पे अधिकार मिलने के संदर्भ में सबसे पहला जो हम लोगों को चर्चा मिला था या जानकारी जो मिला था वो इंग्लैंड के राजा के द्वारा जो दिया गया नागरिकों को अधिकार था, वो था जो कि 1215 में मिला था। इसको बोला गया था मैग्ना कार्टा। और हम लोगों के जो संविधान है उसके चैप्टर 3 में हम लोगों को अधिकार मिला है, इसीलिए इस चैप्टर को मैग्ना कार्टा के तौर पे जाना जाता है। हम यहाँ पे स्पीड जाएंगे, क्यों? क्योंकि पिछले 5 लेक्चर में आपको अच्छे से धीरे धीरे चीज़ों को समझा दिए हैं, तो यहाँ स्पीड तो हम चलेंगे ही चलेंगे, ठीक ना। नागरिकों के मूल अधिकारों से संबंधित पहला ये लिखित प्रपत्र था, इसीलिए इसको मैग्ना कार्टा कहा गया है। ऐसा यहाँ पे लिखा गया, तिरछी ने यहाँ पे हम दिखाया है। तो इस तरह से इंटरलिंक करते हुए हम लोग जो है वो आगे जाएंगे, ताकि आपको ये ना लगे कि ये केवल तथ्यों का ही एक क्या है, भंडार है, क्योंकि इन्हीं तथ्यों के माध्यम से आपको समझना भी है और इन तथ्यों को याद तो रखना है। तथ्य जो है वो समझना भी है और तथ्य के माध्यम से समझना भी है और तथ्य को याद भी रखना है। अब यहाँ पे दिया गया है कि नेहरू रिपोर्ट जो है 1928 में, ये क्यों मौलिक अधिकार से संबंधित चर्चा में था? तो उम्मीद है आप लोगों को फर्स्ट लेक्चर में ही हम बताए थे कि मौलिक अधिकार का डिमांड कुछ तो कहीं तो पहली बार हुआ होगा। तो 1928 में नेहरू रिपोर्ट में कहा जाता है भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने का समर्थन किया गया था। तो इस तरह से हम लोग देखे थे कि साइमन कमीशन आता है और साइमन कमीशन के विरोध में यहाँ पे नेहरू कमेटी बनाया जाता है, जिन्ना का 14 सूत्रीय मांग रखा जाता है। तो नेहरू कमेटी में ही कहा गया था जब हमारा संविधान बनेगा तो उस संविधान में मूल अधिकार एक चैप्टर होना चाहिए। और देखिए हमारा देश आज़ाद होता है तो उसमें मूल अधिकार जो है एक चैप्टर के तौर पर आपका देखने को मिलता है। ये सब क्वेश्चन में आया है, आप टेस्ट बना रहे होंगे, लेक्चर वाइज आपको टेस्ट दिया जा रहा है, उम्मीद करते हैं वो सारे क्वेश्चन आप लोग बना रहे होंगे, तो आपको पता चल रहा होगा कि ये सब क्वेश्चन में पूछा गया है, इसीलिए ये सबको हम क्या किए, इंक्लूड भी किए हैं। तो क्वेश्चन बैंक को ध्यान में रखते हुए आपको पढ़ाया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि किताब उठाया और जो भी मन किया सारा चीज़ को उड़ेल दिए और आपको बता दिए। क्वेश्चन का जो रेंज है, जहाँ तक जा रहा है उस रेंज तक हम जाने का प्रयास कर रहे हैं। फिर डॉक्टर एस राधाकृष्णन का भी एक स्टेटमेंट आपको क्वेश्चन में पूछा गया था प्रीवियस ईयर में, इसीलिए आपको पावर पॉइंट में भी हम दे दिए थे और यहाँ पे भी इसको इंक्लूड कर दिया। हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा सच्चे विषय के साथ किया गया, विषय नहीं होगा, यहाँ पे विश्व होगा, यहाँ पे गलती है, यहाँ पे क्या होगा, विश्व होगा। सच्चे विश्व के साथ किया गया एक क्या है, समझौता है। कहने का मतलब है कि हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा है। हम संविधान बनाने के लिए यहाँ पे बैठे थे ना, सभी लोग संविधान बनाने के लिए बैठे थे। संविधान मतलब देश के नागरिकों के लिए एक सुप्रीम लॉ बनाया जाता। तो वो कह रहे थे कि हम प्रतिज्ञा लेते हैं कि लोगों को, यानी कि भारत के नागरिकों को हम कुछ अधिकार देंगे और वो अधिकार मौलिक अधिकार के रूप में हम लोगों को देखने को मिलता है। तो इस तरह से एक सभ्य समाज के साथ किया गया ये क्या है, समझौता भी है, क्योंकि सभ्य समाज में इंसानों को अधिकार तो मिलेगा ही मिलेगा। सभ्य किसको कहेंगे, जिसमें सभी को अधिकार दिया गया है, जो शांति से रह रहा हो। तो इस तरह से सभ्य समाज जो है वो वही होगा जो अपने नागरिकों को अधिकार देगा। और इस तरह से भारत एक सभ्य समाज है और सभ्य विश्व में रहना चाहता है, तो इसीलिए हम लोग अपने नागरिकों को क्या करेंगे, मौलिक अधिकार देंगे। ये चीज़ था। उसके बाद यहाँ पे दिया गया है मूल रूप से संविधान में 7 मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं, लेकिन वर्तमान में आपको बताया गया है कि संपत्ति का अधिकार जो 31 अनुच्छेद 31 में था उसको समाप्त कर दिया गया। भाग 12 के अनुच्छेद 300A में उसको ट्रांसफर कर दिया गया है 44वां संविधान संशोधन के द्वारा। अब वो आपका संवैधानिक एक तरह से कहिए अधिकार नहीं है, बल्कि कानूनी अधिकार है। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा, क्योंकि ये सब चीज़ आप तो पहले पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पे आपको ज़्यादा परेशानी नहीं हो रहा होगा। तो चलिए फटाफट जो 6 अधिकार थे उसको हम यहाँ पे रिपीट कर देते हैं। उम्मीद करते हैं आपको सारे अनुच्छेद 1 से लेके 35 तक याद हो गए होंगे। अगर नहीं हुए हैं तो कृपया करके इस वीडियो को अंत करते करते याद कर लीजिएगा, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए अनुच्छेद 14 से 18 जो है वो समता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी आपको बताता है। अनुच्छेद 19 से 22 जो है वो स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम बताता है। 23 से 24 जो है वो शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन बताता है। 25 से 28 जो है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, यानी राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन बताता है। और अनुच्छेद 29-30 जो है
वो संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार यानी कि कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स को बताता है। उसके बाद राइट टू प्रॉपर्टी जो अनुच्छेद 21 था उसको यहाँ पे संपत्ति का फोटो डाल दिया। देखिए इस तरह से डॉलर का है ना, तो ये जो यहाँ तीर चिन्ह यहाँ पे कीजिए और बता दिए हैं कि 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा SS, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा SS हम संविधान संशोधन के लिखे। माइंड मैप है ना, शॉर्टकट धीरे धीरे आप हमारे साथ जैसे जैसे पढ़ते जाइएगा समझ में आ जाएगा हम किसको शॉर्टकट में लिखे। तो SS मतलब संविधान संशोधन पढ़िएगा। तो 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 इसे हटाकर भाग 12 के अनुच्छेद 300 क या 301 के तहत अब ये जो है क्या है, कानूनी अधिकार। तो संपत्ति का अधिकार अभी भी आपका अधिकार ही है, आपका वो क्या है, राइट्स ही है, लेकिन वो अब कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है बल्कि वो जो है अब क्या है, आपका कानूनी अधिकार, संवैधानिक अधिकार नहीं है बल्कि कानूनी अधिकार है। तो इस तरह से ये जो है आपके 6 अधिकार वर्तमान में आपको देखने को मिलते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये याद होगा। पहला कि हम सब क्या है, बराबर हैं। देश में कैसे हम ऊंच नीच या अमीर गरीब रखेंगे, इसलिए सबको हम कहें कि सब हमारे लिए क्या है, भारत के लिए या संविधान के लिए सब बराबर है, यहाँ कोई ऊंचा नीचा नहीं है। दूसरा में कहा गया कि हम सभी नागरिकों को क्या करते हैं, स्वतंत्रता। सबसे पहले तो कहें कि सब हमारे नज़रों में एक है, उसके बाद कहें कि सभी लोग जो हैं वो स्वतंत्र है, लेकिन हर चीज़ में लिमिटेशन है, ये चीज़ आप पढ़ चुके हैं। दूसरा, हमारे देश में किसी को शोषण करने का अधिकार दे सकते हैं, बिल्कुल नहीं। तो तीसरा में कहा गया कि शोषण के विरुद्ध अधिकार है, कोई अगर आपका शोषण करता है तो हम जो है सीधे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं। तो इस तरह से शोषण कोई नहीं करेगा, जो कि अंग्रेज यहाँ पे 200 साल कर चुके हैं। राजा जो होते थे वो अपनी प्रजा के ऊपर कभी कभी शोषण करते थे, ज़्यादातर में हम देखते हैं शोषण ही करते थे। तो अब जो हम लोगों का स्वतंत्र भारत होगा इसमें कोई भी आपका शोषण नहीं करेगा। धर्म की स्वतंत्रता, धर्म को लेके हमारा जो देश है वो 2 टुकड़ों में बन चुका था, पाकिस्तान बन चुका था। तो उस समय जो भी भारत में थे उन लोगों को ये कॉन्फिडेंस दिया गया कि आप यहाँ पे रहिए, आपका जो भी धर्म है कोई दिक्कत नहीं है, आपको यहाँ सुरक्षा प्रदान किया जाएगा और आप जो भी चाहें, जिस भी धर्म को अपनाना चाहें उसको अपना सकते हैं। आपका संस्कृति और शिक्षा संबंधी भी अधिकार है। हमारा कल्चर है, धर्म एक है, लेकिन कभी कभी संस्कृति, कल्चर, जो धर्म को मानने का तरीका होता है वो अलग हो सकता है। आप नॉर्थ इंडिया में जाइएगा तो यहाँ पे आपका हिंदू धर्मी है या कोई एक पर्टिकुलर धर्मी ले लीजिए, उस धर्म के लोग जो है थोड़ा अलग रीति रिवाज से पूजा पाठ करते होंगे। लेकिन वही आप साउथ इंडिया में चले जाइए, पूर्वोत्तर भारत में चले जाइए, तो आपको थोड़ा सा रीति रिवाज में क्या होगा, डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो इस तरह से हम लोगों को संस्कृति, शिक्षा संबंधी अधिकार दिए गए। संपत्ति का अधिकार आपको बताया गया, उस समय महाजन थे, जमींदार थे, उनके पास बहुत सारी जमीनें थी, तो डेवलपमेंट कार्य के लिए या जो भी किसान भूमिहीन है उनको जमीन देने के लिए सरकार को संपत्ति का अधिग्रहण करना था। और अगर अधिकार मौलिक रहता संपत्ति का अधिकार तो सरकार कैसे उसको ले सकती थी, इसीलिए उसको कानूनी अधिकार जो है 78 तक आते आते मिल गया, जब ये कहा गया कि संविधान में हम संशोधन कर सकते हैं। मौलिक अधिकार में संशोधन के लिए वही ना केशवानंद भारती केस आता है, तब कहा जाता है मूल ढांचा को बदले बगैर आप इसमें क्या कर सकते हैं, संशोधन कर सकते हैं। उसके बाद ये संशोधन किया गया था। तो उतना दिन तक जो है ये मतलब दोहो मोह में जिसको हम लोग बोलते हैं ना थे कि संशोधन करें कि नहीं करें, कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, तो वो सब चलते यहाँ पे संशोधन नहीं हुआ था। लेकिन जैसे ये कन्फर्म हो जाता है कि हम इसको संशोधन कर सकते हैं, वैसे यहाँ पे संशोधन किया गया। तो इस तरह से ये चीज़ है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, हम कहें कि ये जो अधिकार हमको मिला है, अगर इन अधिकारों को छीना जाएगा तो हम कहाँ जाएंगे, तो हम जाएंगे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। सबसे पहले हम अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट जाते हैं। अगर वहाँ पे हमको न्याय नहीं मिलता है तो हम जो है सुप्रीम कोर्ट की ओर भी क्या कर सकते हैं, जा सकते हैं। बस आपको कारण बताना होगा। डायरेक्टली हम सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं, लेकिन आपको बताना होगा कि हाई कोर्ट हम क्यों नहीं गए, ठीक ना। चलिए, तो ये जो अधिकार था उम्मीद करते हैं आपको याद हो गया होगा। अब चलिए आगे हम लोग यहाँ पे बढ़ते हैं और एक एक करके यहाँ पे समझते हैं मूल अधिकार के बारे में। तो सबसे पहले समझते हैं इसका विशेषता। जैसे कि एक व्यक्ति होता है, व्यक्ति का विशेषता है, तो ये जो है मौलिक अधिकार है, तो मौलिक अधिकार के भी कुछ क्या होंगे, विशेषताएं होंगी। आपको लग रहा होगा हम स्पीड जा रहे हैं, हम फिर बोले मेरा स्पीड को आपको मेंटेन करना है, अपना स्पीड को आपको स्लो नहीं करना है। मतलब आपका स्पीड स्लो है तो हमारा स्पीड को स्लो मत कीजिए। और आप कहिएगा कि आप इतना स्पीड में पढ़ा है कि ही क्या कीजिएगा, तो हम बताया ना कि आपको पिछले 5 लेक्चर में बेहतर तरीके से यही चीज़ समझा चुके हैं। अब हम यहाँ पे स्पीड से कैसे आपको पढ़ना है या स्पीड से कैसे समझना है, वो चीज़ को भी आप क्या कीजिए, फॉलो कीजिए, ताकि आप भी इसी स्पीड में क्या कीजिए, मेंटेन कर सके और रिविजन कर सके। अभी तो हमको समझाना हो रहा है, इसीलिए हमको यहाँ पे इतना टाइम लग रहा है। आपको खुद से पढ़ना होता तो अभी तक तो खत्म हो जाता। अभी हम आधा पेज नहीं खत्म किया, आपका अभी तक पूरा मौलिक अधिकार क्या हो जाता, खत्म हो जाता। अब एक बार केवल मेरा साथ तो दीजिए, ठीक ना। उसके बाद देखिए पढ़ने का कैसा तरीका जो है हम आपका बदलते हैं। मूल अधिकारों की विशेषताएं, यह असीमित, यहाँ पे देखिए आपका क्या
क्या किया गया है, न्यायालय से संबंधित यहाँ पे ऑर्डर होता है ना, तो उस तरह से यहाँ पे दिया गया है। उस साइन को देखिएगा, उस इमेज को देखिएगा तो आपको वहाँ पे कुछ याद होगा। क्या याद होगा, यहाँ पे जब पढ़िएगा तब धीरे धीरे, इसी बोला ना कि रिवीजन करना बहुत जरूरी है। और हम लोग केवल रास्ता बता सकते हैं, पढ़ना तो आप ही को होगा, मेहनत आप ही को करना होगा। तो यहाँ पे बोला गया है ये असीमित नहीं है, अनलिमिटेड नहीं है, कोई भी स्वतंत्रता है। तो हम बोले थे आपको बोलने का स्वतंत्रता है बोल के आप ना माइक लगा लीजिएगा और किसी को गाली देने लग जाइएगा क्या। तो हर चीज़ का एक क्या है, लिमिटेशन है। तो यहाँ पे बोला गया हर अधिकार का एक क्या है, लिमिटेशन है, कोई भी असीमित नहीं है और वो वाद योग्य है। मतलब वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन होना चाहिए। उसको हम लेके अगर कोई चीज़ के लिए हमको रोका गया, हमको कहीं घूमने के लिए रोका गया या कुछ बात बोलने के लिए रोका गया, तो हम जो है इसको कोर्ट में क्या कर सकते हैं, चैलेंज कर सकते हैं। और कोर्ट तय करेगी कि जो सरकार हमको बोलने से रोक रही है वो सही कर रही है गलत। अगर गलत करेगी तो फिर हमको बोलने का अधिकार मिल जाएगा। अगर सरकार किसी सुरक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको बोलने से या इकट्ठा होने से मना कर रही है तो सरकार, सुप्रीम कोर्ट जो है वो सरकार के पक्ष में ही रहेगी। जैसे होता है ना, दंगा वगैरह हो जाता है तो उस समय आपको घर से बाहर निकलने नहीं दिया जाता है। तो इसका मतलब ये थोड़ी कहने जाइएगा न्यायालय में कि हमको तो घर से निकलने नहीं दिया जा रहा है, इसके लिए हम जो है केस कर देंगे, मेरा मौलिक अधिकार जो है छीना जा रहा है। तो उसके पीछे लॉजिकल जो है रीज़न है कि अगर आप बाहर निकलिएगा तो हो सकता है आप ही को नुकसान हो जाए। समाज में शांति बनाए रखने के लिए कभी कभी इस तरह की रेस्ट्रिक्शन जो है सरकार को लगाना पड़ता है। तो इस तरह से ये वाद्य होते हैं। और ये सवाल पूछा गया है, आपको पूछा गया मौलिक अधिकार वाद योग्य है या नहीं। अगर बनाए होंगे, लेक्चर वाइज आपको कहा जा रहा है कि टेस्ट को बनाना है, अगर बनाए होंगे तो ये सब आपको समझ में आ रहा होगा। राज्य इन पर युक्त रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाना है, लेकिन रीजनेबल मतलब ऐसा नहीं है कि धर्म के नाम पे लगा दिए, लिंग के नाम पे लगा दिए कि महिला है ना। समाचार आपको ये भी एनसीईआरटी से हम पढ़ के बताए थे, 45 वर्ष से उम्र के ज़्यादा जो पुरुष थे उसको समाचार पढ़ने का आदेश था, लेकिन महिला जो थी उसको पढ़ने का आदेश नहीं था। 2 बच्चा जो होता है वो गाँव जाता है, होटल वाला एक बच्चा को पहचानता था तो इसीलिए उसको अच्छे कप में चाय देता है, दूसरा वाला का नाम पूछता है तो उसका जो नाम है उससे पता चलता है वो दलित है तो उसको क्या करता है, मिट्टी के कप में या जिसको हम लोग कुल्हड़ बोलते हैं उसमें चाय देता है ताकि वो पिए और फेंक दे। तो इस तरह का जो कहानी है आपको कहाँ मिलेगा, एनसीईआरटी। और यहीं से कॉन्सेप्ट बनता है और इसी चीज़ को आप मेंस के आंसर राइटिंग में जब लिखिएगा ना तो ये चीज़ आपका झलकेगा। चलिए, तो यहाँ पे ये लगा सकता है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, ये चीज़ है। इन्हें संविधान द्वारा गारंटी और सुरक्षा प्रदान की जाती है। तो जो भी अधिकार आपको मिला है वो अभी आपको 6 अधिकार आपको बताया गया, इसकी सुरक्षा और गारंटी कौन देता है, खुद संविधान देता है। तो सुप्रीम जो लॉ है ना वही हमारे इन अधिकारों का रक्षा का गारंटी देता है। आपातकाल के दौरान कहा जाता है अगर कभी इमरजेंसी है, देखिए यहाँ पे कैंची है, कैंची क्या करता है, काटता है। तो इस तरह से अधिकारों की कटौती कभी कभी हो जाती है ना। तो कब होता है, तो जब आपातकाल हो, जब इमरजेंसी हो, तब इस तरह का कटौती जो है आपको देखने को मिलेगा। तो जब नेशनल इमरजेंसी हो, राष्ट्रीय आपातकाल हो, तो उस समय मौलिक अधिकार में कुछ कटौती हो सकता है। लेकिन अनुच्छेद 20 और 21 याद है आपको, तो डिटेल वाइज बताया गया था। 20 में है दोष सिद्धि से संरक्षण, यानी अगर आप किसी का मर्डर किए हैं तभी आपको सजा होगा। ऐसा नहीं है कि सरकार को मन किया आपको पकड़ के जेल में डाल दिया, ऐसा नहीं है। दोष किए तभी हमको क्या मिलेगा, सजा मिलेगा। 21 में क्या है, प्राणियम दैहिक स्वतंत्रता। तो आपातकाल हो चाहे कुछ हो, हमारा प्राण की स्वतंत्रता है ना भाई, हमको जीने का क्या है, अधिकार है। तो इस तरह से ये 2 अधिकार छोड़ के बाकी कोई भी अधिकार जो है वो सरकार कुछ समय के लिए सस्पेंड कर सकती है, मौलिक अधिकारों को काट सकती है, आपसे छीन सकती है ना। लेकिन कब, केवल नेशनल इमरजेंसी के समय। तो इन्हें निलंबित किया जाता है, सस्पेंड किया जाता है, मतलब कुछ समय के लिए इसको समाप्त किया जाता है। जैसे राष्ट्रीय आपातकाल खत्म हो जाएगा आपके अधिकार वापस आपको क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे। पिक्चर देखते हैं ना तो उस समय देखते हैं ना, कुछ हो जाता है तो हीरो को क्या कर लिया जाता है, कुछ समय के लिए सस्पेंड कर दिया जाता है, उसके बाद वापस हीरो क्या करता है, ज्वाइन करता है। तो वही चीज़ यहाँ पे है कि मौलिक अधिकार को कुछ समय के लिए हम लोग क्या करते हैं, निलंबित कर देते हैं। भाई अभी तुम इन अधिकारों का यूज नहीं करो, जैसे आपातकाल खत्म, इमरजेंसी खत्म, वैसे तुम क्या करो, इस सब का यूज करो। घर में अगर कोई इमरजेंसी आ जाए, किसी का एक्सीडेंट आ जाए, तो क्या आप घूमने जाइएगा, नहीं जाइएगा। तो इस तरह से आपके कुछ अधिकार जो है उस समय क्या हो जाते हैं, सस्पेंड हो जाते हैं नेशनल इमरजेंसी के समय। अब चलिए एक अनुच्छेद यहाँ पे देखते हैं। अनुच्छेद जो है वो 12 है और यहाँ पे जोड़ तोड़ का यहाँ पे बात है, मतलब 3-4 वो चीज़ को यहाँ पे जोड़ते हुए हम क्या किए हैं, दिखाएं। इसका मतलब है कि राज्य जो है, अनुच्छेद 12 में राज्य का परिभाषा दिया गया है। तो राज्य के अंतर्गत बहुत सारे चीज़ आते हैं, उसी को यहाँ पे दिखाया है कि राज्य के अंतर्गत संसद भी आएगा, राज्य विधानमंडल भी आएगा, पंचायती राज भी आएगा, ONGC LIC जैसे जो संस्था है वो भी आएंगे। तो इसलिए वहाँ पे सब जोड़ जाड़ के एक क्या बनता है, राज्य बनता है। वो हम यहाँ पे आपको बताने का प्रयास किए हैं, इसलिए उस इमेज का यूज किए। राज्य की परिभाषा तो आपको तो सबसे पहले यही याद रखना है, अनुच्छेद 12 में
राज्य का क्या किया है, परिभाषा दिया गया है। हमारे स्पीड को मेंटेन कर पा रहे हैं ना? हाँ, एकदम मेंटेन करना है, एकदम छोड़ना नहीं है, ठीक ना। चलिए, संसद, राज्य विधानमंडल, स्थानीय निकाय, सभी निकाय अर्थात वैधानिक और गैर वैधानिक, जो कानून के तहत बनाया गया संस्था है वो भी राज्य के अंतर्गत आएंगे, और जो कानून के तहत नहीं बनाए हैं वो भी आ जाएंगे। जैसे LIC है, एग्जाम्पल के तौर पर दिया गया है, ONGC है, सेल है, ये सब राज्य के अंतर्गत आते हैं। यानी कि जब कहा जाएगा राज्य विभेद नहीं करेगी तो सेल भी विभेद नहीं करेगी, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड भी आपके साथ भेदभाव नहीं करेगी, LIC भी भेदभाव नहीं करेगी, ONGC भी भेदभाव नहीं करेगी, राज्य सरकार भी आपके साथ भेदभाव नहीं करेगी, केंद्र सरकार भी भेदभाव नहीं करेगी, और पंचायती राज के अंतर्गत जो सरकार आते हैं वो भी आपके साथ कोई भेदभाव नहीं करेगी। तो एक ही शब्द लिया गया, राज्य। बार बार अब इतना कितना शब्दों का यूज करता है, इसलिए बोला गया सबके बदले हम एक शब्द का यूज करेंगे, राज्य। राज्य मतलब इतना सारा चीज को आप क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो अनुच्छेद 12 में आपको राज्य का परिभाषा बताया गया। अब यहाँ पे दिया गया अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 13 जो है न्यायिक समीक्षा के बारे में बात करता है, जुडिशियल रिव्यू, यानी कि कोई भी कानून अगर बन रहा है तो वहां पे उसका क्या होगा, रिव्यू होगा। जैसे पिक्चर बनता है, आपको बताया थे, तो उसका रिव्यू होता है, तो उसी तरह से यहाँ पे कानून का भी क्या होता है, रिव्यू होता है कि कानून जो है वो मौलिक अधिकार को छीन रहा है तो नहीं। तो इस तरह से यहाँ पे अगर छीनेगा तो फिर जो है भाई वो कानून जो है वो रद्द कर दिया जाएगा, किसके द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा या हाई कोर्ट के द्वारा। तो सुप्रीम कोर्ट को जुडिशियल रिव्यू जो है वो अनुच्छेद 32 के तहत जाता है, या मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो अनुच्छेद 32 के तहत वो चेक कर सकती है। रेट जारी करने का भी अधिकार है अनुच्छेद 32 के तहत, और हाई कोर्ट जो है अनुच्छेद 226 के तहत हम लोग क्या करते हैं, जाते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे कोई भी कानून जो है उसका क्या होता है, रिव्यू होता है। तो जैसे पिक्चर का रिव्यू होता है वैसे कानून का रिव्यू होता है कि कहीं कोई कानून आपके अधिकारों को छीन तो नहीं रहा है। अब आगे हम लोग देखते हैं, बोलता है संवैधानिक ढांचा। तो संवैधानिक ढांचा का ही वही पार्ट है। तो ये 2 लाइन जो लिखा रहता है ना, वो पीछे वाला जो कंटिन्यू चल रहा है वही चीज़ लिखा होता है। अब यहाँ पे नया जो हेडिंग है वो आपको बता रहा है कि वो हम लोग खत्म हो गया 12-13, अब 14 से हम लोग 18 तक पढ़ेंगे, जो कि राइट टू इक्वलिटी है। तो समता का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 14 कहता है विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण। तो आपको बताया गया था कि कानून की देवी के सामने, यही इमेज हम यूज किए थे, कानून की देवी के सामने कोई ऊंचा नीचा, गरीब अमीर इस तरह से नहीं है। यहाँ पे लिंग देख के या कोई महिला है कोई पुरुष है ऐसा कुछ भी नहीं देता, कानून की देवी के सामने सब क्या है, बराबर है। तो उसी तरह से कहा गया है ये विधि के समक्ष समता का मतलब होता है ब्रिटिश मूल का विचार है, जो कि नकारात्मक है, और ये कहता है अमीर गरीब, ऊंचा नीचा, अधिकारी गैर अधिकारी, कोई भी कानून के ऊपर नहीं है। तो सभी कानून के नजरों में क्या है, बराबर है। तो यहाँ पे नेगेटिव वर्ड का यूज किया गया है, इसलिए यहाँ पे नहीं का प्रयोग किया गया है, और ये आपका दिया गया है विधि के समक्ष समता। फिर है विधियों का समान संरक्षण, ये अमेरिका विचार का है और ये सकारात्मक है। ये बोलता है समान परिस्थिति के अंतर्गत समान व्यवहार, और यही इमेज का हम यूज किए थे, आपको बताए थे। अगर 10 क्लास का बच्चा है और कोई 5 क्लास का बच्चा है तो दोनों को एक ही क्वेश्चन आप थोड़ी दीजिएगा, 5 क्लास वाला को 5 क्लास का टेस्ट दीजिएगा और 10 क्लास वाला को 10। तो समान परिस्थिति में समान व्यवहार होगा। ऐसा नहीं है कि परिस्थिति असमान है तो उसके साथ व्यवहार भी हम समान करेंगे, तो ऐसा नहीं है, है ना। चलिए, तो इस तरह से ये जो है आपका अनुच्छेद 14 था। अनुच्छेद 14 में कुछ अपवाद हम लोगों को देखने को मिलते हैं। वो अपवाद क्या है, चलिए देखते हैं। तो अपवाद क्या है कि हम जो है अनुच्छेद 361 के तहत राष्ट्रपति और राज्यपाल को उनके कार्यकाल के दौरान जो भी कार्य किए गए हैं उनके लिए क्या करते हैं, छूट देते हैं, और उनके कार्यों के लिए न्यायालय में वो जवाबदेह नहीं होंगे, या पद में रहते हुए उनको हम कटघरे में खड़ा नहीं करेंगे। कटघरे में खड़ा कर दीजिएगा तो हम बताए थे ना, राष्ट्रपति को आप कैसे कटघरे खड़ा कर दीजिएगा, राज्यपाल को। राज्यपाल राज्य के प्रथम नागरिक होते हैं, राष्ट्रपति देश के प्रथम नागरिक होते हैं, उसको आप कटघरे में खड़ा कर दीजिएगा, ये तो संभव नहीं है। इसीलिए कहा जाता है पद में रहते हुए उनको हम जो है उनके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करेंगे। हाँ, अगर कोई गलत कार्य किए हैं तो सबसे पहले उनको पद से क्या किया जाएगा, हटाया जाएगा, उसके बाद उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई किया जाएगा। और पद में रहते हुए वो जो भी कार्य करते हैं उसके लिए न्यायालय में वो जवाबदेह नहीं, क्योंकि हम बताए थे ये एक तरह के रबर स्टाम्प होते हैं, जो भी कैबिनेट फैसला देती है उसके ऊपर ये क्या कर देते हैं, मुहर लगा ही देते हैं। तो है ना, इसीलिए इनको यहाँ सुरक्षा प्रदान किया है। अब पहला में बोला था ना जी कि कानून के समक्ष, कानून की देवी के सामने यहाँ पे पट्टी बंधा हुआ, हम तो देखेंगे नहीं, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है नहीं, राष्ट्रपति आएंगे तो उस समय हम क्या कर लेंगे, थोड़ा सा देख लेंगे, राज्यपाल आ जाएंगे तो देख लेंगे, सांसद और विधायक आ जाएंगे तो भी हम थोड़ा सा क्या करेंगे, देखेंगे और इनको छूट देंगे। तो सांसद और विधायकों को भी यहाँ पे छूट दिया गया। और इसके पीछे एक रीजन था जो कि हम आपको बताए भी थे, जो कि किताब में बताता है कि सांसद और विधायक निधड़क होकर सरकार के खिलाफ वो क्या कर सकती है, आवाज उठा सकती है। संसद और
विधानसभा में। इसीलिए वो जो बोलती है, अगर संसद में या विधानसभा में जो भी स्पीकर होते हैं, अगर वो उसको कुछ सज़ा देना चाहते हैं, जो भी वो वहाँ पे काम किए हैं उसके लिए, तो दे सकते हैं। लेकिन न्यायालय जो है उसके अंदर, यानी विधानसभा या संसद के अंदर जो भी कार्रवाई हो रहा है उसके लिए उनको सज़ा नहीं दे सकती है। तो निधड़क होकर सरकार का आलोचना कर सके, इसलिए ये विशेषाधिकार इनके ऊपर दिया गया। नहीं तो पता चला कुछ बोल दिए सरकार के खिलाफ, पता चल गया केस हो गया, जेल में चले गए। तो इसलिए ये दिया गया है अनुच्छेद 105 के तहत संसद को विशेषाधिकार और 194 के तहत विधायक को विशेषाधिकार है। तो यहाँ पे द्रौपदी मुर्मू जी का हम यूज किए थे, उसका फोटो दिया गया है। फर्स्ट राज्यपाल जो थी सरोजिनी नायडू, पावर पॉइंट पे यूज किए थे, उसका फोटो दिया गया है। और ये संसद है। तो ये छोटा छोटा फोटो है, लेकिन आपके पास जब हार्ड कॉपी होगा ना, तो हार्ड कॉपी होगा तो ये सब स्पष्ट रूप से आपको क्या होगा, दिखाई देगा और आपको रिवीजन करने में आसान हो जाएगा। जो विदेशी संप्रभु शासक है, राजदूत और कूटनीतिक व्यक्ति हैं, या यूएन और इसकी जो एजेंसी है उसके भी सदस्यों को हम इससे क्या करते हैं, छूट देते हैं। अब हम बताए थे ना कि विदेश का आदमी है, हो सकता है यहाँ के रूल रेगुलेशन उसको समझ में ना आए, या बाई मिस्टेक वो गलत कर दीजिए, तो वो इंटरनेशनल लॉ से के अनुसार वो क्या करता है, काम करता है। तो इस तरह से इनको सुरक्षा दिया गया है। अब अनुच्छेद 14 के बाद आते हैं अनुच्छेद 15। यहाँ पे बोला है कुछ आधारों पर विभेद का प्रतिषेध, मतलब कुछ ऐसे आधार हैं जिसमें राज्य और नागरिक आपसे किसी तरह का कोई भी भेद नहीं करेंगे। हेडिंग है ना जी, 14 से 18 हम समता का अधिकार दिए, यानी सब क्या है, बराबर है। तो ये जो 5 आधार है, केवल वर्ड के लिए ऊपर हम ध्यान देने के लिए, स्ट्रेस देने के लिए बताए थे कि ये 5 आधार के ऊपर भेदभाव नहीं कर सकते, लेकिन इसके अलावे हो सकता है आपके ऊपर क्या किया जाए, आपके साथ भेदभाव किया जा सकता है। मतलब केवल धर्म के नाम पे, केवल हम हिंदू हैं, आप मुसलमान हैं, या आप आदिवासी हैं, आप या सिख हैं, उसके नाम पे भेदभाव नहीं होगा, है ना। हो सकता है इस नाम पे भेदभाव हो सकता है कि आप जो है ना, आपका क्वालिफिकेशन जो है वो कुछ ज़्यादा है, मेरा क्वालिफिकेशन जो है वो कुछ कम है, तो इस आधार पे हम भेदभाव कर सकते हैं। लेकिन केवल और केवल इन 5 आधार पे भेदभाव नहीं होगा। कौन कौन सा आधार है? पहला धर्म है, दूसरा मूल वंश है, जाति है, लिंग है, जन्म स्थान है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, सवाल में आपको पूछा जाएगा। याद करते हैं, चलिए। धर्म जो है, यानी धर्म क्या, सीधा सा मतलब सरकार धर्म के आधार पे आपके भेदभाव करेगी? जी नहीं, हम तो बोले हैं ना कि जो है भारत में है, सबको हम समान नज़र से क्या करते हैं, देखते हैं। धर्मनिरपेक्ष राज्य है, तो ये सीधा सा है। मूल वंश है, आपका क्या वंश है, राठौर वंश है, क्या वंश है, उससे कोई लेना देना नहीं है भैया। हम जो है आपको बराबर नज़रों से क्या करेंगे, देखेंगे। आपका जाति से कोई लेना देना नहीं है, आप इस स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। जन्म स्थान आपका क्या है, उससे भी कोई लेना देना नहीं है। हम इसके आधार पर आपके साथ कोई भेदभाव नहीं करेंगे। होटल में आपको कहीं जाने से नहीं रोका जाएगा। कोई सार्वजनिक पार्क है, वहाँ पे जाति या धर्म या जन्म स्थान या निवास स्थान के आधार पे आप रोक नहीं सकते हैं। या छुआछूत जैसा है कि यहाँ पे कोई विभेद, कोई सार्वजनिक क्या है, तालाब है, वहाँ पे किसी को जाने के लिए आप नहीं कर सकते हैं कि तुम फलाना धर्म का है तो नहीं जा सकते हैं, तुम इस जाति का है तो नहीं जा सकता है, या तुम महिला है तो नहीं जा सकती है, पुरुष है तो जा सकता है। ऐसा किसी तरह का विभेद केवल और केवल इन 5 आधारों पर हम लोग नहीं करेंगे। लेकिन फिर हम बोले ना कि सबके साथ अपवाद जुड़ा होता है। सबके साथ क्या है, अपवाद जुड़ा होता है। धातु जो होता है विद्युत का सुचालक है, लेकिन अपवाद के रूप में ग्रेफाइट जो है क्या है, अधातु होते हुए भी सुचालक है। तो यहाँ पे भी अपवाद आपको क्या होते रहेंगे, मिलते रहेंगे। तो अपवाद में हम एक सबसे बड़ा चीज देखते हैं, आरक्षण। तो आरक्षण का मामला तो आप लोग सुने ही होंगे, तो उसी से संदर्भित यहाँ पे एक इमेज डाल दी है, तो थोड़ा बहुत आपको आइडिया हो जाएगा कि आरक्षण से रिलेटेड कुछ क्या है, अपवाद यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो अपवाद में यहाँ पे बोलती है राज्य विशेष व्यवस्था कर सकती है। किसके लिए? बच्चों के लिए और महिलाओं के लिए। तो भाई हम बोले थे आपके घर में छोटा बच्चा है, छोटा क्या है, बच्चा है, और वहाँ पे 2 बच्चा है। एक बच्चा को एक बार आप मैथ पढ़ा देते हैं या कोई भी कैलकुलेशन बता देते हैं, वो समझ में आ जाता है उसको, है ना। लेकिन दूसरा बच्चा को एक बार बताते हैं, 2 बार बताते हैं तो समझ में नहीं आता है। तो क्या तीसरा बार नहीं बताइएगा? आपको तीसरा बार भी बताना पड़ेगा, क्योंकि एक बच्चा अगर किसी तरह से कमज़ोर है तो आपको उसमें विशेष ध्यान देना होगा। तो अगर राज्य में, हमारे राज्य मतलब समझ रहे हैं ना, देश, राज्य मंडल, राज्य भी मतलब देश भी आ जाता है, राज्य मतलब समझ रहे हैं ना, स्टेट, आर्टिकल 12, उम्मीद करते नहीं भूले होंगे। उसमें संसद, विधानसभा, पंचायत, सेल, ONGC, LIC, इस तरह के जो संस्था हैं, जो कि वैधानिक गैर वैधानिक दोनों हो सकते हैं, सब आते हैं, है ना। तो इसीलिए कहा गया है राज्य, भैया इसका मतलब झारखंड बिहार नहीं समझना है। तो राज्य विशेष व्यवस्था कर सकती है, किसके लिए? बच्चों के लिए। ONGC जो है, अगर कहीं आप काम कर रहे हैं तो वो बच्चों के लिए विशेष व्यवस्था कर सकती है। वहाँ पे आप ये नहीं कहिएगा कि बच्चों के लिए तो यहाँ पे भेदभाव किया जा रहा है, हमारे लिए सुविधा नहीं है, बच्चों के लिए सुविधा है, या महिलाओं के लिए सुविधा मिल रहा है, हम पुरुषों के लिए सुविधा नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे राज्य
राज्य के अंतर्गत सब आ जाता है। इसीलिए यहाँ पे कहा गया है कि पहले राज्य को परिभाषित कर दो रे भाई, उसके बाद जो है आगे तुम राज्य राज्य कहते रहना, ताकि आगे कंफ्यूजन ना हो। सब जगह यहाँ पे सेल, ओएनजीसी या गैर वैधानिक, वैधानिक, सांसद, विधायक, पंचायत ऐसा लिखने का कोई जरूरी नहीं है। तो राज्य जो है विशेष व्यवस्था कर सकते हैं किसके लिए? बच्चों के लिए। किसके लिए? महिलाओं के लिए। सामाजिक और शैक्षणिक रूप से, देखिए ये दो वर्ड जुड़ा हुआ था, सामाजिक और शैक्षणिक, बाद में अभी आर्थिक वर्ड क्या कर दिया गया, जोड़ के ईडब्ल्यूएस को भी रिजर्वेशन दिया गया। तो इस तरह से सामाजिक और आर्थिक रूप से जो पिछड़े वर्ग हैं जैसे ओबीसी, एससी, एसटी, इसको हम क्या करेंगे, विशेष सुविधा देंगे। जैसे एसटी और एसटी के उत्थान के लिए शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के लिए हम उनको क्या करेंगे, कुछ आरक्षण देंगे कि हाँ शैक्षणिक संस्थान में ये पिछड़े हुए थे, समाज में इनको बहुत क्या किया, दुर्व्यवहार का झेलना पड़ा है, तो शैक्षणिक संस्थान में ये प्रवेश लेंगे, शिक्षा ग्रहण करेंगे, तो हो सकता है समाज के ये अग्रणी भाग में क्या हो जाए, आ जाए, तो इसलिए इनको आरक्षण दिया जाता है। फिर ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिक विकर सेक्शन के रूप में इनका अनुच्छेद 15(6) के रूप में जोड़ा गया और 103वां संविधान संशोधन 2019 के द्वारा। तो यहाँ पे फिर से एसएस लिखे हैं, उम्मीद करते हैं आप जान जाइएगा। और इसमें कितना % रिजर्वेशन दिया गया? 10% रिजर्वेशन दिया गया। यहाँ पे जो है वो नौकरी का बात नहीं हो रहा, अनुच्छेद 16 में नौकरी का बात होगा, वो चीज़ आपको हम डिटेल लेक्चर में भी समझाया है, ठीक ना। चलिए, तो इस तरह से यहाँ पे जो है तिरछीना अगर देखिएगा ओबीसी, एससी, एसटी, तो यहाँ पे ओबीसी के बारे में हम बात की है। केंद्रीय शैक्षणिक संस्थान प्रवेश ने आरक्षण अधिनियम 2006 बनाया गया, एक कानून बनाया गया ओबीसी के लिए, और कहा गया कि सभी उच्च शैक्षणिक संस्थान जैसे आईआईटी, आईआईएम में 27% सीट जो है इन ओबीसी विद्यार्थियों के लिए आप क्या कीजिए, रिजर्व रखिए। और इस तरह से ये जो किया गया वो किस अनुच्छेद के किस संशोधन से किया गया? 93 संविधान संशोधन। और किस अनुच्छेद में सुधार किया गया? 15(5) में। और ये आपको पूछा गया है टेस्ट में भी, उम्मीद करते हैं ये 15(6) था ईडब्ल्यूएस और ये वाला जो है 15(5) था। तो ये क्वेश्चन बनाए होंगे तो आप लोगों को याद भी हो रहा है। अब यहाँ पे अनुच्छेद 16 क्या कहता है? लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। हम लोग सरकारी नौकरी में भेदभाव नहीं करेंगे, ऐसा यहाँ पे सरकार कह रही है। तो अभी तो हम लोग आरोप लगाते हैं ना भाई, या पैसा भर के है ना ले जाओ बोरा में और उसके बाद नौकरी ले आओ, तो ऐसा आरोप लगता है। तो यहाँ पे सरकार जो है, या हमारा जो सुप्रीम, सरकार नहीं, सुप्रीम लॉ जो है, संविधान बोलती है कि नौकरी देते वक्त हम आपके साथ भेदभाव नहीं करेंगे। और केवल कितने आधार पे? तो 7 आधार पे। फिर यहाँ पे एक वर्ड जो है बहुत स्ट्रेस देना है, केवल, मतलब इन 7 आधारों के अलावा हो सकता है दूसरा कोई आधार मिल जाए तो हम भेदभाव करेंगे, लेकिन ये 7 आधार के नाम पे हम आपके साथ भेदभाव नहीं करेंगे। आपके साथ धर्म, नौकरी जब आप लेने आइएगा तो धर्म के नाम पे आपके साथ भेदभाव नहीं करेंगे। मूल वंश के साथ जो है वो भेदभाव नहीं करेंगे। जाति, लिंग, जन्म स्थान के नाम पे आपका भेदभाव नहीं करेंगे। उद्भव के नाम पे आपका भेदभाव नहीं करेंगे। निवास के नाम पे आपसे भेदभाव नहीं करेंगे। तो आप ध्यान दिए, ये 5 को, या ध्यान तो आप पहले भी दे चुके होंगे जब डिटेल लेक्चर में है। ये 5 जो है हम लोग अनुच्छेद 15 में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा जुड़ जाता है, वो कौन है? उद्भव और निवास। 5 आप पहले याद कर चुके हैं, 2 और याद कर लीजिए। नौकरी के नाम पे उद्भव और निवास। निवास जैसे स्थानीय नीति को लेकर अभी कितना विवाद होते रहता है, झारखंड में देखिए, बिहार में देखिए, है ना, इसको लेके विवाद होते रहता है। तो इसको लेके विभेद नहीं करेगी। तो गवर्नमेंट जॉब का यहाँ पे हम एक इमेज डाले हैं, आप जैसे इसको देखिएगा वैसे समझ में आ जाएगा कि हाँ अनुच्छेद 16 जो है इस तरह का बात करता है लोक नियोजन के बारे में। फिर इसके 4 अपवाद है, जैसे बोले ना, हर अनुच्छेद के बाद क्या दिया जाता है? आपका अपवाद है। तो यहाँ 4 अपवाद क्या है? संसद किसी विशेष रोजगार के लिए निवास को शर्त बना सकती है, कह सकती है ग्रुप सी और ग्रुप डी में झारखंड वासियों का प्रतिनिधित्व नहीं है, तो हम यहाँ के सीट को कुछ सालों के लिए रिजर्व करते हैं, जो कि झारखंड में 10th और 12th का क्या किए हैं, एकेडमिक जो है वो पास किए हैं। अगर कानून जो है इसको कोर्ट में आप सिद्ध कर पाए तो कानून क्या होता? लागू रहता। लेकिन इस कानून को या इस नियम को कोर्ट में सिद्ध नहीं कर पाई सरकार, और ये जो नियम था वो क्या हो गया? रद्द हो गया। तो इस तरह से स्थानीय नीति आते रहता है। स्थानीय नीति को अगर कानूनी दृष्टि से नहीं बनाइएगा तो फिर कहा जाएगा कि नागरिकों के साथ क्या हो रहा है? भेदभाव हो रहा है, आपका कानून रद्द हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे निवास को शर्त अपना सकती है, ऐसा दिया गया है, ये अपवाद है। राज्य नियुक्तियों के आरक्षण की व्यवस्था कर सकते हैं, तो वही आरक्षण का व्यवस्था कर सकते हैं। ईडब्ल्यूएस नौकरी में 10% आरक्षण दिया गया। 103वां संविधान संशोधन अभी शैक्षणिक संस्थानों में भी दिया गया, यहाँ पे भी दिया गया, 2019 में किया गया था, और यहाँ पे 16(6) जोड़ा गया। तो 15(6) और 16(6) दोनों इकोनॉमिक वीकर सेक्शन ईडब्ल्यूएस से संबंधित है। ये नौकरी के बारे में बात करता है, वो शिक्षण संस्थान वगैरह सबके बारे में। सामाजिक और शैक्षणिक पहले जुड़ा हुआ था। यहाँ पे जो वर्ड जुटा वो क्या है?
वीकर यानी कि कौन सा वीकर, तो इकोनॉमिक यानी आर्थिक, मतलब पैसे के दृष्टिकोण से भी हम क्या करेंगे, पिछड़ापन को देखने का प्रयास करेंगे, ना कि केवल सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टिकोण से, है ना। तो इस तरह से यहाँ पे आपको यही इमेज को यूज किए थे कि कैसे EWS का फेक सर्टिफिकेट बनाने का यहाँ पे हम लोगों को मामला जो है वो दिख रहा था। तो ये सब सारा इमेज फिर से हम यहाँ पे यूज किए हैं, क्यों, क्योंकि आपको ये इमेज देखते ही पुराने जो लेक्चर आपका है पावर पॉइंट का वो आपको याद होगा। फिर इंदिरा साहनी मामला, फिर से यहाँ पे जजमेंट कुछ है वो आपको बताया गया था, जो कि 1992 का। यहाँ सुप्रीम कोर्ट बोलता है ओबीसी का रिजर्वेशन जो 27% दिया गया है वो वैध है, वो सही है, इसको कंटिन्यू रख सकते हैं और अभी भी मिल रहा है। आरक्षण जो है ओबीसी के क्रीमी लेयर का को बाहर रखा गया, बोला गया कि अगर 8 लाख 10 लाख जो भी आपका क्रीमी लेयर का यहाँ सरकार तय करेगी, अगर उससे ज्यादा आपका इनकम होगा तो आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। फिर अमीर है भाई आप, अगर 8 लाख 10 लाख मंथली सालाना आपका इनकम हो रहा है तो आप जो है अमीर का गिनती में आइएगा, आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। तो इस तरह से कुछ सरकार जो है वो जो पैसा है, अमाउंट है, वो समय समय पे क्या करते रहती है, बदलते रहती है। तो इस तरह से आरक्षण जो है वो 50% से अधिक नहीं होना चाहिए, ये भी आपका इंदिरा साहनी मामले में आपको बताया गया था। तो इस तरह से यहाँ पे सबको आरक्षण से ही जोड़ दीजिएगा तो फिर उसका जो इफिशियंसी है वो घट जाएगा ना। तो इसलिए बोला गया कि एक लिमिट तक ही आरक्षण दे सकते हैं, सबको आरक्षण दे दीजिएगा तो मेरिट में फिर कौन जाएगा ना। फिर है अनुच्छेद 17, सिंपल सा है, अस्पृश्यता का अंत, यही है भाई। पानी महिला एक भर रही है, दूसरी महिला को जाने नहीं दे रही है, छुआछूत का मामला है। तो यहाँ पे बोला गया कि अगर इस तरह का छुआछूत अगर देखने को मिलेगा तो इस कानून के तहत यहाँ पे अस्पृश्यता अपराध अधिनियम जो कि 1955 में बनाया गया था, इसमें संशोधन भी किया गया है 76 में, और बोला गया नागरिक अधिकारों की रक्षा अधिनियम 1955। तो यहाँ पे बोला गया कि अगर कोई भी छुआछूत करता है तो वो जो है कानून के नज़र में अपराधी होगा, उसको सजा मिल सकता है। तो अनुच्छेद 17 जो है वो याद रखिएगा किससे संबंधित है, तो आपका छुआछूत से संबंधित है। अब चलिए यहाँ पे हम लोग जो है वो अनुच्छेद 18 देखते हैं। तो अनुच्छेद 18 जो है उपाधियों का अंत है। इसी इमेज का हम यूज किए थे कि राजा महाराजा राय बहादुर ये सब भैया अब गया, अब सिंपल सा केवल हम एजुकेशन में क्या करेंगे, उपाधि देंगे और सेना में उपाधि देंगे। हाँ, भारत रत्न, भारत जो पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री जैसे उपाधि जो है उनको वैध माना गया। कब? 1996 में सुप्रीम कोर्ट में डिसीजन आया कि भैया ये सब जो है वो वैध है, लेकिन इसके नाम पे आप मार्केटिंग नहीं कीजिएगा, ठीक ना। तो ये है अनुच्छेद 18 जो है अपवाद के रूप में हम देखें सेना और विद्या में यानी शिक्षा में ही आप जो है टाइटल ले सकते हैं, डॉक्टर वगैरह सबका उपाधि, कर्नल जनरल, बाकी आपको कोई भी उपाधि कहीं पे नहीं लेना है। अगर विदेश से लेना है तो राष्ट्रपति से क्या करना पड़ेगा, अनुमति लेना पड़ेगा। राष्ट्रपति अगर अनुमति देंगे तो आपको उपाधि मिलेगा या आप ले सकते हैं, और नहीं तो भैया विदेश का उपाधि विदेश में छोड़ के आइए, देश में उसका कोई मान्यता नहीं है। अब चलिए समता का अधिकार के बाद स्वतंत्रता का अधिकार देखते हैं, अनुच्छेद 19 से 22 तक, है ना। यहाँ पे देखते हैं अनुच्छेद जो है 19 है, इसमें 6 अधिकार की स्वतंत्रता दी गई है। 6 अधिकार कौन कौन सा है? अनुच्छेद 1 में बोलने की स्वतंत्रता आपको बताए थे, फिर शांतिपूर्ण और निरायुध सम्मेलन, जमा होने का, फिर संगम मनाने का, भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र आबाद कहीं पे भी घूमिए, भारत राज्य क्षेत्र में किसी भाग में बसने का, व्यापार का, वृत्ति का, कारोबार करने का, संपत्ति का अधिकार समाप्त कर दिया गया। और इस तरह से यहाँ पे आपका 6 अधिकार आपका दिया गया है। तो हम बोले थे ना, पहले आप क्या कीजिएगा, बोलिएगा, फिर बोलिएगा तो आपका सम्मेलन, आपका बात सुन के क्या करेगा, लोग जमा होगा, सम्मेलन होगा। फिर इधर उधर क्या कीजिएगा, आप घूमते रहिएगा, फिर आवाज संचरण करते रहिएगा, और उसके बाद आपको लगेगा कि कहीं बसना है तो आप क्या कर सकते हैं, घर बना के यहाँ पे बस सकते हैं और व्यवसाय भी कर सकते हैं। तो इस तरह से व्यापार और व्यवसाय कर लीजिए और अपना जीवन बसर कर सकते हैं। तो अनुच्छेद 2 फिर से यहाँ पे कैंची दिए हैं, यानी कि ये जो अधिकार दिया गया है उसमें अनुच्छेद जो 19(2) है वो क्या करता है, युक्ति युक्त रिजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाता है। चलिए, तो आपको पूछा जाएगा अधिकार दिया गया, फिर यहाँ पे उसको क्या किया गया, रिस्ट्रिक्शन भी लगाया गया। अनुच्छेद 19(1) का जो है वो क्या करता है, इसके अंतर्गत यहाँ पे जो वाक्य अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है ना, उसके अंतर्गत बहुत सारे स्वतंत्रता है। क्या क्या है? प्रेस की स्वतंत्रता, व्यावसायिक विज्ञापन, प्रेस की स्वतंत्रता है, व्यावसायिक विज्ञापन की स्वतंत्रता है। फोन टैपिंग के विरुद्ध आपको बताया गया कि आपका निजी अधिकार है, अगर निजी बात कर रहे हैं तो सरकार फोन टैपिंग नहीं करवा सकती। हाँ, सुरक्षा कारणों से आपका फोन टैपिंग करवाया जा सकता है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन हो सकता है, ठीक ना। किसी राजनीतिक दल या संगठन द्वारा आयोजित बंद के खिलाफ भी आपका अधिकार है, सरकारी गतिविधियों की जानकारी का अधिकार है ना, शांति का अधिकार है, प्रदर्शन और विरोध का अधिकार है, लेकिन हड़ताल का अधिकार नहीं दिया गया। तो प्रदर्शन आप करते हैं, देखते हैं कोई भी चीज़ होता है, हम लोग कोई भी एग्जाम में धांधली पाते हैं तो प्रदर्शन करते हैं। तो देखिए ये 3 चीज़ जो है यहाँ से जोड़ा गया है। अब ध्यान दीजिएगा, 19 का वाला को यहाँ पे हम जोड़े और ये मिडल ब्रैकेट से इतना सारा अधिकार को बताया गया है। तो ये आपके पास हार्ड कॉपी होगा तो आप देख लीजिएगा। फिर यहाँ पे दिया गया है शांतिपूर्ण और निरायुध सम्मेलन है,
उसके बारे में दिया गया है कि हम लोग कहीं पे भी जमा हो सकते हैं। लेकिन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता इसके बारे में BNSS ये जो है वो नया आया है, धारा जो 163 जो पहले CRPC के नाम से जाना जाता था, 144 धारा 144 लग गया बोलते हैं ना, अब ये बोलता है जो ये जो अगर उस पहले का है ना बहुत पुराना है तो 163 की जगह वो क्या कर लेता है CRPC का 144 ही बोलता है कि अंतर्गत न्यायाधीश किसी संगठित बैठक को किसी व्यवधान के खतरे में रोक सकता है। अधिकार दिया गया था कि हम कहीं पे भी जमा हो सकते हैं, लेकिन अगर कोई खतरा है तो न्यायाधीश जो है BNSS इसको चेंज किया गया है, CRPC को धारा 163 के तहत रोक लगा सकती है। फिर है जो IPC 144 था, दोनों में 144 हो गया, दोनों में 144 नहीं होगा, मिस्टेक हो गया यहाँ पे, किसी तरह से यहाँ पे क्या हो गया है, मिस्टेक हो गया है ना। IPC के धारा 141 होगा, 144 नहीं होगा। IPC के धारा 100 क्या है 41 है और ये 189 है BS भारतीय न्याय संहिता। इसके तहत 5 से या अधिक लोगों को जमा होने से क्या किया जा सकता है, रोका जा सकता है। इसको सुधार देंगे, ठीक ना। चलिए फिर अनुच्छेद 20 में क्या कहता है, अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। जब हम अपराध किए होंगे या हमारे ऊपर आरोप लगेगा तो उस समय हमारे ऊपर आरोप जब लगेगा तो दोष सिद्ध किया जाएगा ना, कोर्ट में जाएगा, फिर गवाह सब आएंगे, वो लोग सिद्ध करने का प्रयास करेंगे हम दोषी हैं, या हमारे तरफ से जो होंगे वो अगर हम निर्दोष हैं तो वो बताने का प्रयास करेंगे कि हम निर्दोष हैं। दोनों तरफ का वाद विवाद होगा और फिर यहाँ पे क्या होगा, तय होगा कि हम दोषी हैं कि नहीं है। तो दोष सिद्धि के संबंध में क्या था, संरक्षण था। क्या संरक्षण था कि जब भी किसी को दोषी करार किया जाएगा तो ये है ना चीज देखा जाएगा कि कोई पूर्व पद का जो प्रभाव जो है वो कानून में नहीं आएगा। कहने का मतलब है, हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल ये मर्डर चिकन करके बताए थे कि आज मान के चलिए 25 दिसंबर है, आज 25 दिसंबर है या 24 दिसंबर है, आज मुर्गा काटना जो है वो अलाउ है, तो हम क्या कर देते हैं, काट देते हैं। अब पता चला 26 दिसंबर को क्या बन गया। अभी देखिए आपका जो है बहुत ही ये फेमस है और ये न्यूज़ आप लोग हो सकता है सुन रहे होंगे और बहुत दिन हो गया होगा, हो सकता है वीडियो तो भूल भी गए होंगे ये न्यूज़। ड्रीम 11 जो सट्टा वाला गेम था ना, वो अब बैन कर दिया गया है। तो अगर आज तक आप खेल रहे हैं तो आपके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं, या खिला रहे हैं तो आपके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगा। लेकिन आज ड्रीम 11 बंद हो गया और उसके बाद कल से फिर से आप ड्रीम 11 खिलाइएगा तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगा, है ना। तो इस तरह से हम जो है पहले जो काम किए हैं उसके लिए बाद में आपको सजा नहीं देगा। जब हम कर रहे थे उस समय अपराध में नहीं था, तो भाई जब ड्रीम 11 में लोग खिला रहे थे तो हीरो है, बड़ा बड़ा सेलिब्रिटी जो है उसका प्रचार कर रहे थे, तो क्या हम अब नया कानून ले आएंगे और बोलेंगे कि अब जो भी प्रचार किया है सबको पकड़ो और जेल में डाल दो? ऐसा संभव नहीं है। हाँ भैया, जब से तुम बोला है कि ड्रीम 11 अब हम नहीं खिला सकते या इस तरह के सट्टाबाज जो गेम है उसको नहीं खिला सकते हैं, तो उसके बाद अगर कोई प्रचार करेगा या खिलाने का प्रयास करेगा तब आप उसको क्या कर सकते हैं, डाल सकते हैं। यहाँ पे चिकन का मर्डर का एग्जाम्पल दिए थे, अभी बहुत अच्छा एग्जाम्पल मिल गया यहाँ पे ड्रीम 11 या सट्टाबाज वाला। दोहरी क्षति नहीं है कि एक अपराध किए तो एक ही बार सजा मिलेगा, ऐसा नहीं है कि पहले का राजा जैसा एक बार है ना छत से फेंक दो, फिर दोबारा नहीं मारा तो दोबारा भी क्या कर दो, फेंक दो। सो अभी संसन नहीं है। यहाँ रजनीकांत को नहीं कहा जाएगा वकील या जज के द्वारा कि भैया तुम अपराध किया, मर्डर किया है तो तुम खुद ही क्या करो, इसको कबूलनामा दो। तो यहाँ पे ये कहा गया है कि आप जो है अपने अपराध के खिलाफ या आपके ऊपर जो आरोप लगा उसके खिलाफ आप खुद गवाही दे, ये कोई आपको अथी नहीं कर सकता है, मतलब फोर्स नहीं कर सकता है। जैसे पिक्चर वगैरह में देते हैं ना, 3rd डिग्री देता है, ये करता है, बोलता है कि तुम अपना जो गुनाह है वो कबूल कर लो, तो ऐसा नहीं होगा। ये सुप्रीम कोर्ट आपको क्या संविधान जो है आपको क्या करती है, गारंटी देती है। अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो यहाँ पे प्राण और देह का हमको क्या मिला है, स्वतंत्रता मिला है। लेकिन बाद में मेनका गांधी बनाम भारत संघवाद जब 1978 में होता है तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आता है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अर्थ सिर्फ व्यक्ति की शारीरिक और निजी स्वतंत्रता नहीं बल्कि मानवीय सम्मान से जुड़े अन्य पक्ष भी है। तो मानवीय सम्मान के साथ जुड़ना है, जीना है बोल के आप मेरा टंगड़ी तोड़ दीजिएगा, हाथ तोड़ दीजिएगा, कहिएगा जी मराए तो नहीं ना है जी, मरे तो नहीं ना हो, ऐसा नहीं संभव है। एक मानवीय सम्मान के साथ हम जिए, इसका हमारा क्या है, अधिकार है। और इसके तहत बहुत सारे अधिकार है, 40-50 मतलब 30-35 अधिकार तो हमको ऐसे ही दिखने में लिस्ट में मिला था। उनमें से कुछ को छांट के देखे हम यहाँ पे लिखे हैं जो कि क्वेश्चन में आया भी हुआ है। जैसे मानवीय प्रतिष्ठा के साथ जीने का अधिकार जो है, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार है, जीवन की रक्षा का अधिकार है, निजता का अधिकार है जो कि आया था 2014 में KS पुट्टास्वामी केस के डिसीजन से। तो ये जो है निजता का अधिकार है। भाई मोबाइल में पासवर्ड लगाते हैं, उसी तरह से हम जो फोन टैपिंग, इसी में फोन टैपिंग भी आ जाता है, निजी बात है ना, तो आप कैसे फोन टैपिंग करवा सकते हैं। उसके बाद है
वैवाहिक साथी चुनने का अधिकार, ये भी आपको सवाल पूछा गया था, है ना। तो भाई अपना वैवाहिक साथी हम क्या कर सकते हैं, चुन सकते हैं। ये आया था सफीन बनाम अशोकम जो मामला था उसमें ये कहा गया था कि वैवाहिक साथी चुनने का एक नागरिक को क्या है यहाँ पे अधिकार है। उसके बाद यहाँ पे दिया गया है 14 वर्ष से की उम्र तक निःशुल्क शिक्षा का अधिकार है। तो ये 1993 में उन्नी कृष्ण मामले में इस अधिकार को मान्यता दिया गया। 86वें संविधान संशोधन 2000 के तहत इसके अंतर्गत और भी कई सारे प्रावधान जो है वो जोड़े गए। फिर एक कानून आता है राइट टू एजुकेशन एक्ट, और इसमें बहुत सारे प्रावधान किए जाते हैं और आज लगभग हर बच्चा को उसके 1 से 2 किलोमीटर के अंतर्गत स्कूल मिल जाता है, वहाँ पे जाके वो शिक्षा ग्रहण कर रहा है। तो इस तरह से ये है सार्वजनिक फांसी के विरुद्ध अधिकार, आप किसी को सार्वजनिक फांसी नहीं दे सकते हैं। राइट टू फॉरगॉटन, अगर कोई मामला जैसे कि ये सुने होंगे, मान के चलिए अभी आर्यन खान जो शाहरुख खान के बेटे हैं वो अब मूवी वगैरह में आ रहे हैं, लॉन्च कर रहे हैं, ट्रेलर आ रहा है, अगर आप देखे होंगे तो। लेकिन आपको कुछ साल पहले का याद होगा कि ड्रग्स मामले में वो क्या हुए थे, फंसे थे, उनका इमेज जो है पूरी तरह से खराब हो चुका था। तो फिर से उसी वीडियो को चलाया जाएगा तो उनका जो आने वाला सीरियल है उस पर नेगेटिव असर पड़ सकता है। तो जो चीज़ साबित हो ही नहीं सका उसको जनता के नज़रों से क्या करना होगा, हटाना होगा। तो ये है राइट टू फॉरगॉटन, है ना। तो ये चीज़ इसमें आ सकता है। हथकड़ी लगाने के विरोध अधिकार है, निःशुल्क कानूनी सहायता का अधिकार है। एक क्वेश्चन आया था विदेशी यात्रा का अधिकार, यहाँ छोटा सा हवाई जहाज डाले हैं, तो ये भी हमारा अधिकार है कि विदेश भी हम क्या कर सकते हैं, घूम सकते हैं। फिर इच्छा मृत्यु का है, भाई हमको मरने का मन किया, हम फांसी लगा के मर गए, ये क्या अधिकार है? नहीं है भाई। हम जीवन अगर दे नहीं सकते, खुद का जीवन तो हम नहीं दे सकते ना, माता पिता हमारे जीवन दिए हैं, तो हम तो खुद से अपने आप पैदा हुए नहीं हैं। तो इसीलिए हम जब जीवन किसी को दे नहीं सकते तो जीवन हम खुद का भी किसी ले नहीं सकते, दूसरा को तो नहीं लेना है, खुद का भी जीवन नहीं लेना है। लेकिन यहाँ पे आया पैसिव यूथेनेशिया और एक्टिव यूथेनेशिया, और सुप्रीम कोर्ट का एक मामला आया, यहाँ डिसीजन आया 9 मार्च 2018 को, और बोले कि पैसिव यूथेनेशिया जो है उसको हम अनुमति देते हैं। तो पैसिव के बारे में आपको बताया गया था। एक्टिव में क्या है कि जैसे कि आदमी नहीं मर रहा है तो हम उसको चिप जाप के क्या कर दिए, मरा दिया, तकिया डाल दिए और उसके बाद उसको क्या कर दिए, एक्टिव होके मरा दिए। लेकिन ऐसा अनुमति यहाँ पे भारत में नहीं दिया गया है। पैसिव यूथेनेशिया जो है उसका अनुमति दिया गया है। कहने का मतलब है आपका जो जीवन का एक तरह से कहिए बेसिक चीज़ था उसको हटा दिया गया है ना, और वो आप खुद ही क्या हो गए, मर गए। तो यहाँ पे बताया गया था कभी कभी जो मृत्यु होता है ना वो जीवन से आसान होता है, तो उनको मृत्यु ही जो है वो दे देना बेहतर होता है, और इस तरह से हम लोग उसको मृत्यु दे देते हैं, है ना। तो चलिए, क्योंकि वो अच्छा हो ही नहीं सकता, ठीक हो ही नहीं सकता, तो अच्छा है वो जो है इस तकलीफ से क्या हो जाए, दूर हो जाए। अब स्वतंत्रता के अधिकार में ही आगे हम लोग जाते हैं, 19 से 22 में ही हम लोग पढ़ रहे हैं, तो अनुच्छेद 22 में आप पढ़ते हैं, यानी अंतिम अधिकार, निरोध एवं गिरफ्तारी संरक्षण जो है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। दो तरीके से हम लोगों को पकड़ा जा सकता है, या तो अरेस्ट किया जा सकता है, हम कोई अपराध किए उसके बाद हमको क्या कर दिया, हमारे ऊपर आरोप लगा, हमको पकड़ लिया गया। डिटेन मतलब हम अपराध भी नहीं किए और हमको सुरक्षा के दृष्टिकोण से पकड़ लिया गया। हम बोले थे कि सरकार को अगर पता चल जाए, पुलिस को पता चल जाए हम बम फोड़ने वाला है, तो क्या हमको फोड़ने देगा उसके बाद पकड़ेगा? पहले ना पकड़ लेगा जी, कि ऐसा थोड़ी कहेगा पहले तुम अपराध कर लो फिर तुमको हम क्या करेंगे, पकड़ेंगे। तो डिटेन वाला जो है वो थोड़ा सा क्या होता है, बहुत ही कठोर होता है। एक बार पकड़ लिया तो 3 महीना तक कहाँ रहोगे, जेल में रहेगा। 24 घंटा में जज के सामने जाने का कोई रोना यहाँ पे हम लोग नहीं रो सकते हैं। तो हिरासत में 2 प्रकार के होते हैं, दंड विषयक यानी कि प्यूनिटिव होता है, अदालत में दोषी ठहराया जा चुका होता है, और निवारक हिरासत जो होता है वो केवल शक के आधार पे एहतियाती के तौर पे होता है। हो सकता है बम फोड़ने का हमको सूचना मिला है, लेकिन हो सकता है वो ना भी फोड़े, गलत सूचना मिलता है, तो ये एहतियाती है। तो गलत होगा तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर सही हो जाएगा और वो फोड़ देगा तो लाखों या बहुत सारे लोगों का जीवन क्या हो सकता है, बर्बाद हो सकता है। इसीलिए यहाँ पे हम उसको क्या करते हैं, डिटेन करते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे सुरक्षा और गिरफ्तारी डिटेंस से संबंधित हमको कुछ क्या है, अधिकार दिए गए हैं। जब हमको गिरफ्तार किया जाता है या डिटेन किया जाता है तब भी हमारे पास कुछ अधिकार होता है। मैं तो बोले ना कि पुलिस जो है आपसे दुश्मनी निकालने के लिए आपको गिरफ्तार कर लेगी और पता चला जेल के अंदर रख रही है मन मर्जी, तो इसके खिलाफ हमारे या डिटेन भी कर लिया गया शक के आधार पे, तो वो जो है सालों साल आपको नहीं रख सकती है। तो हम लोगों को जो गिरफ्तार हुए या डिटेन हुए उनके पास जो है उनके पास भी कुछ क्या होता है, अधिकार होता है। क्या अधिकार होता है, देखिए 22(1) में कहा गया है कारण बताना, वकील से सलाह और बचाव। पहले आपको कारण बताना होगा कि क्यों आपको गिरफ्तार किया जा रहा है, और आपके पास बचाव का क्या होना चाहिए, उपाय होना चाहिए। आप वकील से सलाह ले सकते हैं, बचाव कर सकते हैं। 22(2) है 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने जो भी आदमी को गिरफ्तार किया गया है उसको सामने रखना होगा, और मजिस्ट्रेट तय करेंगे कि आगे इसको जेल में रखा जाए या ना रखा जाए। 22(3) जो है वो कहता है 22(1) और 2 यहाँ पे लागू नहीं होगा, किसमें, शत्रु देश के नागरिक और प्रिवेंशन डिटेंशन में।
प्रिवेंशन डिटेंशन के तहत अगर हमको पकड़ा गया है तो हम ना तो बोलेंगे कि 24 घंटा के अंतर्गत हमको जज के सामने ठीक करो, और ना ही हमको वो कारण बताएगा। और अगर कोई शत्रु देश है, पाकिस्तान का आदमी को किसी को पकड़ लीजिएगा तो भी हम उसको पकड़ते वक्त कारण नहीं बताएंगे और 24 घंटा के अंतर्गत उसको जज के सामने भी नहीं रखेंगे। फिर 22(4) में क्या कहता है, डिटेन 3 माह से अधिक नहीं होता है। अगर हम शत्रु देश के नागरिक को पकड़ ले या किसी को प्रिवेंशन डिटेंशन के तहत पकड़ ले तो ऐसा नहीं है कि उसको 3 महीने से ज़्यादा रखेंगे, 3 महीना तक ही रखेंगे। अगर उसको बढ़ाना है तो सलाहकार बोर्ड का हम लोग क्या करेंगे, अनुमति लेंगे। 22(7) जो है वो भी कहता है संसद डिटेन अधिकतम अवधि तय कर सकती है, तो संसद कानून बना सकती है और इस तरह के 3 महीना, 4 महीना, 2 महीने कितना रखना है वो तय कर सकती है। इस तरह के निवारक निरोध जो कानून है कब कब है, प्रिवेंशन डिटेंशन एक्ट 50 में आया, 69 खत्म। मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट मीशा आया, 71 में आया, 78 में खत्म। टेररिस्ट एंड डिस्ट्रप्टिव एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट टाडा जिसको बोलते हैं 85 में आया, 95 में समाप्त हो गया। प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट पूटा आया 2002 में और 2004 में समाप्त। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट नासा जो है 1980 में आया, अभी तक इसको समाप्त नहीं किया गया, ऐसा यहाँ पे गूगल में दे रहा था। पैरोल और फरलो के बारे में दिया गया। पैरोल जो होता है वो क्या होता है, पैरोल रिहाई का एक पूर्ण अधिकार नहीं है, यह एक रियायत है। जैसे राम रहीम जो है उसको पैरोल मिला है, कितना लोग विरोध कर रहे हैं, ये चीज़ आपको सुनने में आया होगा। कैदी की रिहाई का सशर्त होता है, एक शर्त के साथ उसको छोड़ा जाता है। फरलो जो है वो क्या है, लंबी अवधि के कारावास के मामलों में दिया जाता है। जब मान के चले 10 साल 15 साल का कारावास हो गया तो उस समय हम लोग उसको फरलो देते हैं। क्यों, कैदी के अधिकार के रूप में देखा जाता है, क्योंकि सामाजिक संबंध बनाना होता है, शादी विवाह परिवार बढ़ाना होता है, तो इसलिए उसको समय समय पर क्या किया जाता है, छूट दिया जाता है। शोषण के विरुद्ध अधिकार है, देखिए अनुच्छेद 23 और 24 है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, मानव दुर्व्यापार, बलात् श्रम का निषेध यहाँ पे दिया गया है कि किसी महिला को हम देवदासी प्रथा के तहत देवदासी नहीं बना के रख सकते हैं, या दास प्रथा का हम जो है प्रचार नहीं कर सकते हैं, या दास प्रथा को हम बरकरार नहीं रख सकते हैं। रोकने के लिए अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 बताया गया। ये इमेज का हम यूज भी किए थे। यहाँ पे देखिए रानी मुखर्जी को कहा गया था, मंगल पांडे में हम बता रहे थे कि मूवी देखिएगा तो पता चलेगा, बाजार बड़ी सभा में रखा गया था और इसको बेचा जा रहा था। तो ये सब अब क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। बेगार, बिना पारिश्रमिकी का काम करना, हमको काम करवा रहा है पैसा नहीं दे रहा, ऐसा नहीं होगा। रोकने के लिए बंधुआ मजदूरी व्यवस्था निवारण अधिनियम 1976 बनाया गया। फिर आगे है अनुच्छेद 24, यहाँ पे बोला गया कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का निषेध, यानी कि बच्चों के नियोजन पर यहाँ पे क्या किया गया, निषेध किया गया है। बालक और किशोर श्रम निषेध विनियम अधिनियम 1986 जो है यहाँ पे जो है इसका मुख्य प्रावधान क्या कहता है, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को सभी व्यवसाय और प्रक्रिया में रोजगार निषेध जो है, 14 साल से कम बच्चे को हम कहीं पे भी काम नहीं करवा सकते हैं। 14 से 18 वाला जो है वो खतरनाक व्यवसाय में काम नहीं करेंगे और जो प्रक्रिया निषेध करता है, लेकिन अपना घर का जो काम है वो करवा सकते हैं। अगर आप किसान है तो खेती करवा सकते हैं, डॉक्टर है तो अपने साथ रख सकते हैं थोड़ा बहुत। कहने का मतलब है जो घर का व्यवसाय है वो करवा सकता है, लेकिन पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। अपवाद के तौर पे दिया गया है मनोरंजन, खेल और कला और घरेलू व्यवसाय में काम कर सकते हैं, परंतु पढ़ाई में किसी तरह का व्यवधान उत्पन्न नहीं होना चाहिए। फिर धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 26, ये हमारा चौथा पार्ट है। तो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियस, तो यहाँ पे बोला अंतःकरण और धर्म की आबाद रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। तो हम किसी भी धर्म को मान सकते हैं, उसको अपने आचरण में ला सकते हैं और उसका प्रचार प्रसार भी कर सकते हैं। इसमें 2 व्याख्या किया गया है। पहला, कृपान धारण करना जो है वो सिख का एक तरह से मौलिक चीज है, इसलिए उसको अंग समझ के हम उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। और हिंदू के अंतर्गत सिख, जैन, बौद्ध शामिल है, ये चीज आपको बताया गया था। 2015 में कानून मंत्रालय के द्वारा कहा गया धर्मांतरण संबंधी अगर कोई कानून बनाती है तो वो राज्य सूची के अंतर्गत आता है, इसलिए राज्य ही यहाँ पे ये कानून क्या करेगी, बनाएगी। चलिए आगे यहाँ पे हम लोग देखते हैं अगला जो अनुच्छेद 26 है वो क्या कहता है, धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। तो कोई भी धार्मिक कार्य है उसको अगर आपको मैनेज करना है तो उसका स्वतंत्रता दिया गया अनुच्छेद 26 में। 27 है धर्म की अभिवृद्धि के लिए करो के संदाय से स्वतंत्रता। अगर किसी धर्म को आपको बढ़ावा देना है तो उसके लिए आप सरकार से, जनता से टैक्स नहीं ले सकते। हाँ, टैक्स तो नहीं ले सकते हैं रख रखाव के और उन्नति के लिए, लेकिन तीर्थ यात्रा कोई कर रहा है तो उससे शुल्क हम ले सकते हैं ताकि उनको कुछ सुविधा दे सके। अब जाइएगा घूमने तो भैया थोड़ा बहुत तो पैसा आपको देना पड़ेगा ताकि सरकार आपके सुरक्षा में सैनिकों को रख सके या पुलिस को रख सके। अनुच्छेद 28 का था धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ अटेंडिंग मतलब हमको उपस्थित होना है कि नहीं होना है, चर्च में जाना है नहीं जाना है, मंदिर में जाना नहीं जाना है ना, तो ये हमारे ऊपर होता है। राज्य निधि से पूर्णतः पोषित किसी शिक्षण संस्थान में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। राज्य मान्यता प्राप्त संस्थान में धार्मिक शिक्षा उपासना उपस्थित होने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार 29 और 30 में दिया गया। अल्पसंख्यक के हितों के संरक्षण के बारे में कहा गया। अल्पसंख्यक को कहीं पे भी परिभाषित नहीं किया गया, ये चीज आपको बताया गया था। उसके बाद धार्मिक और भाषाई दोनों प्रकार के अल्पसंख्यकों को सुरक्षा दिया गया। नागरिक अपनी बोली, भाषा, लिपि, संस्कृति को सुरक्षित रखने का क्या होता है, अधिकार है।
अनुच्छेद 30 कहता है शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। हम नागपुरी बोलते हैं, हमारा भाषा अगर विलुप्त हो रहा है तो हम अपना नागपुरी भाषा को प्रचार प्रसार करने के लिए इस तरह के शिक्षण संस्थान का उपाय मतलब स्थापना कर सकते हैं। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में दिया गया है और इस तरह से यहाँ पे ये क्या है, सुरक्षा हम लोगों का कवच है। ये है ना नीचे होना चाहिए, ये ऊपर होना चाहिए, गलती से ये अति हो गया। 29 का यहाँ पे दिया है, डॉक्टर अम्बेडकर जो है ये गलती से यहाँ पे 29 जो है वापस से यहाँ पे क्या हो गया, आ गया है। ये तो हम आपको क्या कर दिए हैं, बता ही दिए है, ठीक ना। चलिए ये गलती से यहाँ पे आ गया है, इसको काट दिया। अम्बेडकर 32 को संविधान की आत्मा और हृदय बोले हैं। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट रिट जारी करके मौलिक अधिकार के हनन को क्या करता है, रोकता है। 5 इस तरह के रिट है। बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है वो क्या कहता है, को प्रस्तुत किया जाए, यानी कि इनको जो भी पकड़ा गया है उसको क्या किया जाए, 24 घंटे के अंतर्गत प्रस्तुत किया जाए, क्योंकि आपका दुश्मन अगर पकड़ लेगा तो आपको सालों साल रख सकता है। तो 24 घंटे के अंतर्गत प्रस्तुत करना, नहीं प्रस्तुत करेगा तो आपका आदमी जाएगा सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट और कहेगा रिट जारी कीजिए, ताकि वो जो पकड़ा है वो उसको वापस यहाँ पे आपके सामने लेके आए। तो इसका मतलब होता है प्रस्तुत किया जाए। जब किसी को अवैध तरीके से हिरासत में लिया जाता है तब ये रिट जारी किया जाता है। परमादेश क्या होता है, हम आदेश देते हैं। तो यहाँ पे कौन आदेश देगा, न्यायालय देगा। सार्वजनिक इकाई, निगम, अधीनस्थ न्यायालय, प्राधिकरण सरकार के खिलाफ जब वे अपना कार्य नहीं कर रहे हैं, बीडीओ, सीओ, एसपी, डीएसपी अगर अपना कार्य नहीं करेगा, ट्रैफिक पुलिस अपना कार्य नहीं करेगा, तो वो उसको आदेश देके बुलाएगा और बोलेगा कि क्यों अपना कार्य नहीं कर रहा है भाई, तुमको कार्य करने के लिए रखे हैं कि किसके लिए रखे हैं। फिर प्रतिषेध यानी कि रोकना, प्रोहिबिशन। अधीनस्थ न्यायालय को है ना कोई भी अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर काम करने से ये क्या करता है, रोकता है। मेरा ये एरिया नहीं है और हम यहाँ पे काम कर रहे हैं तो ऊपर वाला रोकेगा ना, भाई तुम अपना एरिया में काम करो, इधर उधर काम करना नहीं है। उत्प्रेषण क्या होता है, प्रमाणित करना या सूचना देना, टू बी सर्टिफाई। अगर कोई चीज़ मांगा जाए हाई कोर्ट के द्वारा या मतलब जो उच्चतम कोर्ट है उसके द्वारा, तो हम उसको ट्रांसफर कर देते हैं। तो उच्चतम न्यायालय द्वारा अपने अधीनस्थ न्यायालय के प्रशासनिक प्राधिकरणों को जारी करता है, विचाराधीन मामला को ऊपर हस्तांतरित करने का आदेश देता है कि भैया तुम ये मामला तुम्हारा औकात से बाहर का चीज़ है, ये हमको वापस क्या कर दो, हमारे पास भेज दो, तुम्हारे अधिकार क्षेत्र में ये नहीं आता है। अधिकार परीक्षा होता है प्राधिकृत या वारंट द्वारा यहाँ पे किसी व्यक्ति द्वारा लोक कार्यालय में अवैध अनाधिकृत ग्रहण। ये आप फोटो देख रहे हो, पूजा केटकर शायद नाम था इनका। तो अवैध तरीके से आप कोई सरकारी नौकरी पा लीजिएगा और हमको पता चल जाएगा कि आप अवैध तरीके से हैं, तो हम जो है वो क्यों वारंटो जो है अधिकार परीक्षा जो है वो रिट जारी करवा सकते हैं और कह सकते हैं कि आप गलत तरीके से क्या किए गए हैं, इस पद को प्राप्त किए हैं, तो आप जो है यहाँ पे इस पद को आप छोड़ दीजिए। तो सरकार आपको पूछेगी किस हैसियत से आप किए हैं जी, है ना। चलिए आप ग्रेजुएट हैं ये नहीं है और जेपीएससी में वीडियो बन गए हैं, ऐसा संभव नहीं है। फिर आगे देखते हैं 33 में सशस्त्र बल और मूल अधिकार जो है, तो संसद जो है मूल अधिकारों पर युक्त प्रतिबंध लगा सकती है, कैंची है काट सकती है। मतलब सेना है तो वो क्या सारा चीज़ बता देगी, तो बोलने का अधिकार है बोल के तो गड़बड़ हो जाएगा ना। फिर है मार्शल लॉ जो जब लागू होता है तो मूल अधिकार जो है वो थोड़ा सा क्या हो जाता है, प्रतिबंध लगा देता है। देश में सैन्य कानून लग गया है तो फिर मौलिक अधिकार आपका तो प्रतिबंध तो लगेगा ही लगेगा। मूल अधिकारों के प्रभाव जो है उसके बारे में कहा गया है कि केवल संसद जो है मूल अधिकार में परिवर्तन कर सकती है, राज्य विधानमंडल जो है परिवर्तन नहीं कर सकती है, कोई भी चीज़ में संशोधन नहीं कर सकती है। संविधान की मूल संरचना में बोला गया शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघवाद जो 51 में हुआ था, संशोधन किया जा सकता है। फिर रेड क्या है, मतलब नहीं होगा। तो गोलकनाथ पंजाब राजवाद 67 जो है संशोधन नहीं किया जा सकता है। तो नहीं वाला में रेड है और हाँ वाला में ग्रीन है। 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 71 संसद को वापस लेने यानी मौलिक अधिकार या जो भी है अनलिमिटेड है ना पावर है, ऐसा किया गया। केशवानंद भारती केस आता है, सबसे इंपॉर्टेंट यही है। 1973 में मूल ढांचा को क्षति पहुंचाए बगैर संशोधन कर सकती है, मतलब इतना संशोधन करना है कि संविधान का मूल ढांचा जो है वह न बदले। हम बताए थे कि आपको जैसे चेहरा में प्लास्टिक सर्जरी कर दीजिएगा तो आपका चेहरा ही बदल जाएगा, तो इतना भी आपको बदल नहीं लेना है कि आपका चेहरा ही है ना पता न चले। हाँ, क्रीम उरीम लगा सकते हैं। तो ये है मूल ढांचा कि प्लास्टिक सर्जरी नहीं करना है, पूरा चेहरा नहीं बदल देना है। 42वां संविधान संशोधन 1976 आता है, संसद को संशोधन की असीमित अधिकार है बोलता है। मिनर्वा मिल मामला यहाँ पे बोलता है 42वां संविधान संशोधन को असंवैधानिक घोषित किया गया और संसद मूल ढांचा को संशोधन नहीं कर सकती, फिर से यहाँ पे रिपीट किया गया। मूल ढांचा के बारे में कहा गया संविधान में मूल संरचना को परिभाषित नहीं किया गया। संविधान की का धर्मनिरपेक्ष चरित्र है, संविधान की सर्वोच्चता है, संविधान का संघीय स्वरूप है, राष्ट्र की एकता और अखंडता है, न्यायिक समीक्षा है, संसदीय प्रणाली है, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता है, संविधान में संशोधन की संसद की समिति है। तो इस तरह से यहाँ पे परिभाषित तो नहीं किया गया है कि कौन हमारा मूल ढांचा है, लेकिन समय समय पर डिसीजन से पता चलते जाता है कि कौन सा मूल ढांचा और कौन सा मूल ढांचा नहीं है। तो चलिए फुल स्पीड से हम इसको क्या कर दिए, आपको रिवाइज करवा दिए। कॉन्सेप्चुअल चीज़ 5 वीडियो में 5 घंटा में जो चीज़ बताया उसको 1 घंटा में हम रिवाइज करवा दिए, समझा दिए। आप पढ़िएगा तो आधा घंटा भी नहीं लगेगा और जैसे कि बोले कि 3-4 बार रिपीट करने लग जाएगा ना, 5-7 बार
तो लास्ट टाइम में जब 7वां या 8वां बार रिवीजन कीजिएगा तो आपको बहुत कम समय लगेगा। क्यों? क्योंकि आप उसी चीज़ को फोकस कीजिएगा जो चीज़ को आप क्या कर रहे हैं, भूल रहे हैं। अगर ये वीडियो आप यूट्यूब में देख रहे हैं और यहाँ तक अगर पहुँच गए, शुरू से अंत तक यहाँ तक पहुँच गए हैं, तो ज़रूर जो है 151 रुपये, ज़्यादा नहीं है, मात्र 151 रुपया है। आप क्लासेस ज्वाइन कर लीजिए, आपको फ़ायदा दिखेगा। पर लेक्चर वाइज आपको पावर पॉइंट दिया जा रहा है, क्लास नोट्स दिए जा रहे हैं। आप क्लास नोट्स से 11 रुपया खर्चा करके देख लीजिए कि क्या है क्या नहीं, वही सारी चीज़ तो हम यहाँ पे पढ़ाने वाले हैं। तो यहाँ पे पावर पॉइंट दिया जा रहा है, क्लास नोट्स दिया जा रहा है, लेक्चर वाइज आपको टेस्ट दिए जा रहे हैं, रिविजन के लिए माइंड मैप दिए जा रहे हैं। और क्या कर सकते हैं हम लोग? आपको केवल क्या करना है, वीडियो लेक्चर देखना है, मेहनत करना है। तरीके से मेहनत कीजिएगा तो आप कम समय में भी बेहतर कमांड किसी सब्जेक्ट में कर सकते हैं। और नहीं तो भैया पढ़ते रहिएगा सालों साल, आपका किसी विषय न तो हो सकता है कभी कभी विषय कंप्लीट भी नहीं होता है और कमांड भी हम लोगों का कभी कभी नहीं बनता है। तो ये वीडियो अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप आपसे उम्मीद करते हैं कि अगर आप पॉलिटी नहीं पढ़े हैं और पढ़ना चाहते हैं तो ज़रूर आप जो है ऐप से जुड़िएगा। और जो ऐप में परचेज कर चुके हैं उनका तो काम ही है भाई, आप परचेज कर चुके हैं, आप ये ठान चुके हैं कि हमको पढ़ना है। तो हर वीडियो चाहे बोरिंग लगे चाहे अच्छा लगे, आपको वीडियो को अंत तक देखना है, टेस्ट को बनाना है, क्लास नोट्स को रिवीजन करना है, पावर पॉइंट से भी चीज़ों को कभी कभी देखते रहना है ताकि वो इमेज के दौरान आपको इमेज देख देख के याद हो जाए। और माइंड मैप तो है भाई, लास्ट में ये जो है रामबाण का काम करेगा। एग्ज़ाम के समय इसको एक बार खोल के देखते रहिएगा, एक दिन में आपका पूरा पॉलिटी जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। और जब एग्ज़ाम देने जाइएगा ना तो 1 घंटा में भी क्या हो जाएगा, पट पट ऐसे ऐसे पलटते हैं ना, तो ऐसे ऐसे पलटिएगा तो 1 घंटा में भी ख़त्म हो जाएगा। ठीक ना? चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।